सेल को देखेगा, ये प्रोडक्शन को, ये सेल को, ये मार्केटिंग को, ये हमने ऑर्गेनाइज करना है क्या? लोगों को हमने बताया जिन्होंने करना, तो क्या करना फिर आपने कम्युनिकेट भी करना है कि भाई ये आपका काम है। आप जो है वो सेल को देखोगे, आप प्रोडक्शन को देखोगे, आप परचेज को देखोगे, आप मार्केटिंग को देखोगे, आप एचआर को देखोगे। ये क्या किया आपने? लोगों को कम्युनिकेट कर दिया। जैसे लेकिन क्या होता है समटाइम एक्टिविटीज के बीच में कंफ्लिक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। क्या होगी? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या होगी? मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद क्या होगी? सेल, सेल के बाद क्या होगी? अगर प्रोडक्शन तो क्या मार्केटिंग ऑन टाइम होगी? इस तरह के कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं। क्यों? एक का काम डिपेंड कर रहा होता है दूसरे के काम पर। उसने अगर अपना काम प्रॉपर नहीं किया तो उसी का काम अफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है कि बीच में ये कंफ्लिक्ट्स ना आए, उसलिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सीक्वेंस टाइमिंग डिफाइन करना कि कब कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी ताकि सब कुछ स्मूथ वे में वैसे वैसे चलेगा। कंफ्लिक्ट्स तो बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट planning, organizing, communicating and coordinating क्या activities of the business इसलिए to achieve its objective। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि मेरा काम जो है जहाँ तक पॉसिबल होता है काम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसमें सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग तक बात नहीं चलेगी। हमें साथ क्या करना होगा? एक्टिविटीज को कंट्रोल, मीन मॉनिटर, सुपरवाइज भी करना होगा कि जैसे हमने प्लान, ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट है वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा। क्यों? अगर कंट्रोल, मॉनिटर, सुपरवाइज नहीं करेंगे तो लोग फिर वैसे काम नहीं करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? हमें पता चलेगा वैसे चल रहा है नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो हम पे कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि चीज को इसके अकॉर्डिंगली चलाएंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर इसके अकॉर्डिंगली चली नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं। ठीक है, हमने बिजनेस मैनेजमेंट को डिफाइन कर लिया। बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, इसलिए तो चीजें ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? ये 5 काम करना, और यही हमने इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। प्लानिंग हमें किसी ने तो क्लियर दिया, इधर हमारी इंटेंशन नहीं थी, हम डॉक्टर क्लियर करना चाहते थे और चूंकि नहीं बने तो किसी ने कहा था कुछ यही कर दिया। आगे मुसीबत भी पेपर आ गया। एक तो मुसीबत है कि मैं पढ़ा और भी रीजन हो सकता है। सीए वालों ने ये पेपर क्यों इंक्लूड किया? इस पेपर को बता सीए सारी क्या अकाउंट आप क्या करोगे? अकाउंटेंट मुंशी खातेदार। ये पेपर से क्या आपके अंदर स्किल्स आएगी? बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस मैनेज करने की स्किल्स आएंगी तो आप टॉप मैनेजमेंट पे जाने के काबिल बनोगे। वरना आप क्या रहोगे? सिर्फ अकाउंटेंट। इससे मैनेजमेंट की स्किल्स आएंगी, जिससे बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स आएंगी तो आप टॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड होगे। अगर टॉप मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आप कहाँ पे लोगे? लोअर मैनेजमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट में। या पेपर क्यों पढ़ रहे हैं कि कल को सपोज हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, किसी स्टेट के बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेज करना हमें आना चाहिए। क्यों? स्टेट का बिजनेस मैनेज होगा तो हमें अच्छी पे देगा। अगर हम उसका बिजनेस मैनेज नहीं कर पाए तो काम से पकड़ के कागजात की जरूरत है। तो सपोज कल को हमें अपना बिजनेस करना है। आज तक देखा है किसी अमीर आदमी को जॉब से नहीं पता? हाँ, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अमीर आदमी हैं वो क्या है? सारे के सारे बिजनेसमैन।
क्यों जॉब से कभी लीव नहीं बना, सारे बिजनेसमैन। तो कल को अगर हमें अपना बिजनेस करना है और हमने भी सक्सेसफुली मैनेज करना है, सक्सेसफुली चलाना है, दुनियादारी आदमी बनना है, तो हमें मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैनेज करना पता ही नहीं तो फिर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। कि क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ तो मुसीबत के लिए नहीं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी स्टेट का बिजनेस मैनेज करना है तो स्किल्स हम सीख रहे हैं ताकि थाना में लागू पे पोजीशन मिल सके, या कल को हमें अपना बिजनेस करना है तो हम वो सीख रहे हैं कि कैसे अपने बिजनेस को बेस्ट वे में मैनेज करना है। या अब्बा जी का बिजनेस हमें संभालना है, तो कैसे हमने उसको आगे बढ़ाना है, कैसे बेस्ट वे में मैनेज करना है, वो हम सीख रहे हैं। तो बेटा ये दो पार्ट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज। बिजनेस मैनेजमेंट को हमने डिफाइन कर दिया। बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसलिए यूनिट्स ऑफ द एक्टिव। एक दूसरा पार्ट है बिहेवियर स्टडीज। बिहेवियर क्या होता है? रवैया, एटीट्यूड। कुछ लोगों के बिहेवियर अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बिहेवियर गंदे होते हैं। बिहेवियर अच्छे होते हैं, उनके अंदर बड़े अच्छे मैनर्स होते हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छे तरीके से डील करते हैं। क्या क्या चलते हुए पहले एक्सक्यूज करते हैं, फिर वो पीछे होगा, किसी से स्माइल लेके आगे चलेंगे। कुछ चलते हुए आगे आगे ये तो ये मैं जा रहा हूँ देखकर मेरे साथ हुआ क्या, ऐसी बात है। ओके, इस क्लास के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स के बिहेवियर बड़े अच्छे हैं, बड़े कमिटेड हैं कि हमें ये पेपर पढ़ना है, इसी टेस्ट में पास करना है। नहीं सिर्फ पास नहीं करना, मुझे कुछ मेरिट सर्टिफिकेट भी चाहिए पर। कुछ लोगों के बिहेवियर गंदे, पीछे अभी भी सोए हुए होंगे। मुसीबत क्या यार, लेक्चर की आप पढ़ना, सुबह 8 से 9 डेली 8 बजे अब आना पड़ा करेगा। क्या क्या वो गंदे बिहेवियर, कुछ अच्छे बिहेवियर, वो भी हमने अच्छे बनाने हैं। एम्प्लॉई के भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं। कुछ अच्छे एम्प्लॉई होते हैं, बड़े कमिटेड होते हैं, आप उनको जरा सा इशारा करो, ये हार्डवर्क के साथ काम पूरी करके देंगे, बड़ा विलिंगली काम करके देंगे, बड़े मोटिवेटेड होते हैं। कुछ एम्प्लॉइज गंदे बिहेवियर, काम 10 दफा करो फिर भी शायद नहीं करेंगे, जब तक डंडा ना हो काम नहीं करेंगे। अब अच्छे बिहेवियर से बिजनेस मैनेज होगा या गंदे बिहेवियर से? अच्छे बिहेवियर होंगे तो बिजनेस मैनेज होगा, ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर एम्प्लॉय के गंदे बिहेवियर रहे तो काम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा मीट नहीं होगा। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बिजनेस मैनेज करने के लिए हमें लोगों के बिहेवियर भी मैनेज करने हैं। कैसे मैनेज करने हैं, पहले देखेंगे कि अच्छे बिहेवियर के पीछे रीजन क्या होती है, अच्छे बिहेवियर मेंटेन कैसे किया जा सकता है। लोगों के गंदे बिहेवियर होते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे उन रीजन को ओवरकम जा सकता है, कैसे लोगों के बिहेवियर अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है एक्स्ट्रा वर्क की तरफ। क्यों बिहेवियर अच्छे होंगे तो हमारा बिजनेस भी मैनेज होगा, अगर बिहेवियर गंदे रहे तो बिजनेस मैनेज नहीं होना। तो सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हमने बात की कि द मोस्ट इजीएस्ट पेपर ऑफ सीए क्या कौन सा है, बीएमबीएस। कैसे इजी है, सिर्फ 11 चैप्टर है, कितने 11 चैप्टर और 150 पेजेस है जो मैं लर्न करना है बस, तो पेपर पास। हाँ 11 चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट के 11 चैप्टर नहीं है, सबके इससे ज्यादा। इकोनॉमिक्स बड़ा इजी है लेकिन 15-16 चैप्टर है, पेजेस भी 200-300। क्या करना, हमने 11 चैप्टर कवर करने हैं जिनको हमने डिवाइड कर दिया इनटू 150 पेजेस। तो 150 पेजेस हमने लर्न करने, पेपर पास हो गए। हमारे पास मंथ कितने हैं, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी नहीं है, बस जनवरी तक है। तो ये पेपर पास करने के लिए आपको जनवरी एंड तक उसका सिलेबस 100% कवर करना है। अगर फरवरी में किसी भी पेपर की कुछ नई चीज पढ़ने वाली चलेगी तो पेपर पास नहीं होगा। इसलिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए जनवरी एंड तक हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। फरवरी में क्या करना है, 30 डेज है हमारे पास, 3 पेपर हैं, 10 दिन देके रिवाइज करना है। पेपर देने जाएंगे, पेपर फेल हो ही नहीं सकता। पेपर फेल कब होता है,
जब मंथ बिफोर पेपर आखिरी मंथ में हम क्या कर रहे थे, रिव्यू के लिए कुछ नया कर रहे थे, तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। और जब रिवाइज नहीं किया पेपर पास हो। हमारे पास 4 नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ, एवरी मंथ अगर हम 25 डेज भी बनाए हमारे पास कोई 100 डेज है, 50 पेजेस हैं। डेली कितने पेज होने चाहिए? कितना हमें काम डेली करना है, कैसे करना है, आना है। सिंपल पेपर पास करने की रेगुलर बेसिस पे क्लास में। तो साथ का काम क्या है, ये 4 मंथ अपने आप को डेली मना के, जो कि थोड़ा औखा होगा, डेली मना के 8 से 9 इस क्लास में मेरे सामने बिठा देना है। बाकी काम मेरा है, मैं आपको डेली पढ़ा भी लूँगा, डेली साथ लर्न भी कर लूँगा, कोई बेसिक फाइंड करके आपको टेस्टों में भी बिठा लूँगा और ये पेपर आपका पास हो जाएगा। और बड़ा ही इजी वे में पेपर चलता रहेगा, बिल्कुल बर्डन बनेगा ही नहीं। फील भी नहीं होगा कि आपको पेपर पढ़ पेपर मुश्किल लेकिन क्लास तो पता नहीं होगा इसे करना क्या। और अगले दिन वाला टॉपिक भी अगर उसी से रिलेटेड हुआ तो अगला दिन भी किया, फिर पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरी महीने सही शक्ल बनी होगी, छुट्टियाँ की आता ही जिससे बाकी पेपर भी अफेक्ट होंगे। सिंपल में क्लास में आना में डेली अपने आप को बना के यहाँ पे लाके बिठा अपनी शक्ल और उसमें भी मेरी कोशिश सिर्फ मेरी है क्लास। सिंपल पेपर 150 पेजेस हमारे पास। चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर हैं। सो एक चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। चैप्टर 1 to 5 पहले 5 चैप्टर ये हमारा है BM का पोर्शन, बिजनेस मैनेजमेंट। चैप्टर 6 to 10 है, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स ये है हमारा BS का पोर्शन, बिहेवियर स्टडीज। ये 11वां चैप्टर क्या है? एक अनोखा चैप्टर। जैसे BC में एक अनोखा चैप्टर था किस चीज का, ये भी क्या है IT या IS इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर। ये इंटू 150 डेली 1.5 से 2 पेज हमने कवर करने। 2 पेज से ऊपर कर भी जाऊँ तो मुझे आपने रोक लेना। हाँ, कभी कोई औखा पेज आएगा तो सकता है कि पेज हम कवर करें, बहुत औखा पेज आ गया तो सकता आधा ठीक हो गया, लेकिन 2 पेज से ज़्यादा हम डेली कवर नहीं करेंगे। और आपने क्या करना है, कोई 2 पेज अगले दिन क्लास में आने से पहले प्रिपेयर करके आ जाना है। साथ चीज़ें चलती जाएंगी। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा जिसमें पूरे वीक का हम सिलेबस लर्न करके टेस्ट लेके लॉकअप कर कोशिश कि हम कोई मिड ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड तक नहीं, मिड ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आखिरी 15 दिन जनवरी के क्या करेंगे, डेली एक चैप्टर रिवाइज, अगले दिन टेस्ट, डेली एक चैप्टर रिवाइज, अगले दिन टेस्ट। जनवरी एंड तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा। फरवरी के मंथ में में कुछ होगा ही पढ़ने को, पहले 2-3 दिन पढ़ के एक मॉक देंगे, उसके बाद पेपरों से पहले तो 2-3 दिन पढ़ के 6 मार्च को पेपर देंगे और पेपर इजीली पास हो जाएगा। सो 11 चैप्टर है हमारे पास। एग्जामिनर का हमारे साथ एक प्रॉमिस है भाई, ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है इससे 25 मार्क्स का पेपर टेस्ट करना है।
चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से 25 मार्क्स आएगा। हाँ, एक दो नंबर पेपर नीचे हो सकते हैं, 23, 24, 20 हो सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 25 मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट होगा। चैप्टर 3, 4 एंड 5 एग्जामिनर 3 मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट करना है। मिला के ये कोई 45 मार्क्स जो है हमारे बनेंगे बीएम पोर्शन से। फिर एग्जामिनर का साथ एक प्रॉमिस है भाई, चैप्टर 6 और 7 20 मार्क्स और 20 मार्क्स सिर्फ एक ही चैप्टर टेस्ट हो गया, दो को इग्नोर मार दिया। समटाइम 2 चैप्टर 20 मार्क्स ये टेस्ट हो गए, हाँ समटाइम तीनों भी टेस्ट हो गए, लेकिन हमें सारा ही प्रिपेयर करना है, हमें सिलेक्टिव पे नहीं जाना। क्यों है 150 तो पेजेस सिलेक्टिव करना, तो फिर हमने सीए तो नहीं करना। चैप्टर 8, 9, 10 एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई, यहाँ से भी मैं 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट करना है। 45 मार्क्स बीएम से, 40 मार्क्स बीएस से, टोटल मिला के हमारे कितने हो गए 85 मार्क्स। पीछे कितने बचे, ये डेला चैप्टर 15 मार्क्स के लिए टेस्ट, और ये मिला के हमारा 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसको पास करने के लिए हमें चाहिए एटलीस्ट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स नहीं, कम से कम 50 मार्क्स, इससे कम नहीं। लेकिन 50 मार्क्स कब आएंगे, जब हमारा टारगेट कोई 75-80 का होगा। तो ये 50 मार्क्स लेने के हमारे जो क्लास टेस्ट है उसमें हमें 75% अबव मार्क्स मेंटेन करना होंगे थ्रू आउट दीज 4 मंथ सेशन। फिर जाके हम ICAT में 50 नंबर लेने के काबिल बनेंगे। अगर आप क्लास टेस्ट ही 50% पे पास कर रहे हैं तो ICAT में हमारा पेपर 45 पे फेल हो जाएगा। ट्राई करना तो करके देखो ना। हाँ, अगर आप क्लास टेस्ट में ही पास नहीं हो रहे तो ICAT में हमारा पेपर बिलो 30 से फेल हो जाएगा। तो पास करने के लिए हमें क्या करना है, क्लास टेस्ट में एटलीस्ट 75% अबव मार्क्स मेंटेन करने हैं। इसलिए क्लास टेस्ट में हमारा पासिंग क्राइटेरिया 75% होगा, 50% कोशिश है कि पेपर पहली अटेम्प्ट में ही हम पास कर लेंगे। एक रिसर्च ये कहती है थ्योरी का पेपर जो है ज्यादातर स्टूडेंट या तो पहली अटेम्प्ट में पास करते हैं या चौथी अटेम्प्ट में पास करते हैं। रीजन क्या है, बोरिंग काम है थ्योरी पर, दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग काम नहीं। अब स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में पढ़ता है थ्योरी का पेपर तो नॉर्मली फेल करता है 46-47 पे, तो दिमाग में मैसेज आता है कितने नंबर से फेल हुआ, 3 या 4 नंबर से। हालांकि वो 3 या 4 नंबर से 53-54 मार्क्स से फेल हुआ है। क्यों, आपने जो मार्क्स लूज किए हैं आउट ऑफ 100 कितने लूज किए हैं, 53-54। आपकी मेहनत प्रॉपर नहीं थी। अब दूसरी अटेम्प्ट में उसे पास करने के लिए पहले से डबल मेहनत चाहिए। पहले से डबल मेहनत करोगे तो पेपर पास होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है कि एक दफ़ा अगर इतना बोरिंग काम कर लिया तो दूसरी दफ़ा अपना काम करने का दिल नहीं करता। और दिमाग में मैसेज क्या है, 3 या 4 नंबर से आया तो इतना ही पढ़ना है, बस आता है मुझे। हाँ, 46 का आता है मुझे, पीछे जाने 3 या 4 नंबर के पढ़ना है। और दूसरी टाइम में स्टूडेंट क्या करता है, बाकी 2 पेपर साथ और उठाता है, चलो बीएम को क्या करूंगा आखिरी मंथ में जाके पढ़ के तो पेपर दे देंगे। और जब बाकी मंथ आता है पता चलता है वो जो बाकी 2 सब्जेक्ट है उनका भी सिलेबस पढ़ा है, चलो 15 दिन पहले मैं उनको कवर कर दूँ क्योंकि उनकी तो क्लासेस ली हुई हैं, और बीएम को मुझे वैसे ही आता है 3-4 नंबर के पढ़ना है, तो आखिरी 15 दिन है तो आखिरी 15 दिन भी नहीं दे पाता। कुछ एक वीक दे के पेपर उसी टाइम में अटैम्प्ट करते हैं, कुछ 3 दिन पढ़ के करते हैं, कुछ पेपर एक रात पढ़ के अटैम्प्ट करते हैं। क्यों, 3 या 4 नंबर के गवर्नमेंट करते हैं, बाकी बात है दूसरी टाइम में पेपर फेल हो जाता है 46-47 पे।
क्यों? पास करने के लिए पहले से डबल मेहनत चाहिए थी, तो हमने तो पहले बताया 1 10 मेहनत भी नहीं। आपको मैसेज आता है कि दोनों दफा 46 47 पे फेल हुआ, जिसमें मुझे आता है। इस दफा अगर शायद मैंने पूरा महीना पढ़ा होता तो पास हो जाता। अब फिर किसी टाइम में वही अवगत करता है, आखिरी महीना पढ़ते थे, वो पूरा महीना पढ़ेंगे। आता है मुझे 46 47 आ रहा है तो आता है, सिर्फ 3 4 नंबर पढ़ना है। अब तीसरी टाइम में क्या होता है, नॉलेज वीक हो चुका था। एक साल का गैप होता है, मैं एक सेमेस्टर के नाम मुझे भूल जाती हैं जो मैं 100 दफा पढ़ा चुका हूँ और आपने पढ़ी एक दफा। अब तीसरी टाइम में पेपर फेल, और पेपर फेल होता है कितने क्लोज 30 से, फिर दिमाग में मैसेज आता है अब इसे पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस प्रॉपर ज्वाइन करता है कि मुझसे ही पढ़ा जा रहा, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं बन रहा, रूटीन नहीं बन रही। टीचर भी चेंज करता है, पहले और टीचर भी शायद ठीक नहीं था, फिर पहले से डबल मेहनत करता है, प्रॉपर साथ टेस्ट देता है, फिर जाके पास करता है। कहाँ पे? टीचिंग पे। कुछ लोग यहाँ पे भी पहले से डबल मेहनत नहीं करते, फिर बात कहाँ पे जाती है? झूठे पे। और जब छोटे पे बात जाती थी पास करते हैं, या फिर यहाँ बहुत कम स्टूडेंट हैं जो दूसरी या तीसरी टाइम में थ्योरी का पेपर पास कर लेते हैं। रीजन क्या है कि पहले से डबल मेहनत चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं करते। क्यों? उतना बोरिंग काम दोबारा करने को दिल नहीं करता। तो मेरी कोशिश है हमारा ये पेपर कहाँ पे पास हो जाए। आप लोगों की कोशिश क्या है? तो मैं यहाँ पे डेली अपने आप को मना के खाना है, बाकी काम अब मुझे पता है मैंने आपको कैसे पास खा लेना है। आप काम क्या है, सिर्फ अपने आप को बना के ला के क्लास में बिठा देना। तो ये पेपर था, कवर हमने कहाँ से करना है? हमारी अपनी एक राइस कॉलेज की बुक तो होपफुली 2-4 दिन में प्रिंट होके आ जाएगी, तब वहाँ से कवर करेंगे। और कोई हमें बुक नहीं चाहिए, कोई पास पेपर नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं चाहिए, सब कुछ हमारी उस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। जो भी कुछ टाइपिंग प्रोसेस में है, क्योंकि आज क्या अपने बुक थोड़ी सी चेंज की है इस सेमेस्टर में, तो नई बुक हमारी बन रही है, तो 2-4 दिन में आ जाएगी। कल से मैं नोट साथ लेके आऊँगा, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? सी हो गया पेपर पर। अब थोड़ा इंट्रो करने। मेरा नाम जयाउल हक। जब मैं पैदा हुआ तो जयाउल हक की उम्र थी, और हमारी फैमिली में हर बंदे के नाम के साथ हक हक। तो मेरे कुछ दादाजी थे, वो जो भी पैदा होता था उसका नाम रख करते थे। मेरी दफा उन्हें कोई और हक नजर किया, उन्होंने दफा जयाउल हक फिर जयाउल हक। मैं भी छोटा सा था, नहीं पता चला क्या नाम रखा जा रहा है। फिर सर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर पर स्कूल में दाखिल करता दिया, पढ़ लिख जाएगा। एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिसकी ना बिल्डिंग थी ना, कभी हम किसी ग्राउंड में बैठ पढ़ रहे हैं, कभी किसी ग्राउंड में बैठे पढ़ रहे हैं। किसी बंदे का कोई प्लॉट कहीं खाली, उसने कहा चलो यहाँ पे स्कूल लगा लो। घर से अपना एक बोरिया साथ लेके जाया करते थे, जो नीचे बिछा के ऊपर बैठ के पढ़ा करते थे। क्लास 5 तक इसी तरह से पढ़ा, ना बिल्डिंग ना कोई। क्लास 6 हुई तो गवर्नमेंट हाई स्कूल आ गया। एक होता है इंग्लिश मीडियम, एक होता है उर्दू मीडियम। ये मेरे दोनों स्कूल ही पंजाबी मीडियम थे। एक होती गाली, होती नंगी गाली। टीचर क्या देते थे? क्लास 6 में कहाँ पे चला गया? गवर्नमेंट हाई स्कूल में। गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग तो थी, फर्नीचर भी था, लेकिन सिर्फ सीनियर क्लासेस के लिए, सीनियर नहीं मैट्रिक के लिए, बाकी नीचे ही बैठे थे। तो तीन एक चीज़ वहाँ पे अच्छी थी कि ग्राउंड बने हुए थे, नीचे घास थी, तो चलो स्कूल से बैठ जाया करते थे। क्लास 6 से ABC पढ़ना शुरू की।
क्लास 5 तक नो अंग्रेजी। आप पैदा तो फिर ABC पढ़ना शुरू कर देते हो ना, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हो। नहीं, हमारे दौर में क्लास 5 तक अंग्रेजी ABC भी नहीं आती थी। क्लास 6 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू की। क्लास 6, 7, 8 हुई, 9 की बारी आई तो घर वालों ने सोचा ये हमारा होनहार पुत्र है, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक करेगा। तो मैंने साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक स्टार्ट कर दी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। अब ये 9, 10 सेपरेट है, तब एक ही 10th के पास बोर्ड के पेपर होते थे और वही मार्क्स के थ्रू आप डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। मैट्रिक का रिजल्ट मार्क्स बहुत कम थे, पता चल गया जिससे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। आप लोगों का FSC के बाद डिसाइड हो ना डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तो मैट्रिक के बाद डिसाइड हो गया कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। चलो जी, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो अब क्या बनेगा? इसको कॉमर्स की लाइन में भेज दो, क्योंकि उसके बाद बैंक में जॉब मिलती है। वो पता नहीं क्या समझते थे बैंक जॉब को, बैंक में जॉब मिलती है। चलो बैंक में जॉब मिलती है, चलो जी इसको कॉमर्स की लाइन में भेज देते हैं, बैंक में जॉब करेगा ये बाद में। कॉमर्स की लाइन में क्या करना है? एक होता है ICOM, इस तरह होता है DCOM, डिप्लोमा इन कॉमर्स। तो डिप्लोमा इन कॉमर्स DCOM स्टार्ट कर दिया। DCOM तो कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद BCOM होता है। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा कहाँ से होता है? पंजाब यूनिवर्सिटी में LA कॉलेज से होता है। अच्छा, लेकिन उसको मेरिट बनाना पड़ता है, कोई को आदमी मैं बना दूँ। तो DCOM स्टार्ट कर दिया, BCOM LA कॉलेज का मेरिट बनाने के लिए। तो आपको सकता है, लेकिन और क्या था? DCOM पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, रिजल्ट आया, मार्क्स भी था। पता चला इसे तो LA कॉलेज में उन्होंने घुसने भी नहीं दिया, मेरिट तो बड़ी दूर की बात है। अब क्या करें? डॉक्टर इंजीनियर इधर LA कॉलेज का मेरिट BCOM का भी नहीं माना। किसी का तो इस तरह का फर्स्ट ईयर के पेपर सभी में रिपीट करते हैं। एक टीचर से डिस्कस तो पागल हो गए, या तो साल आया कर तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड ईयर वो सपनियाँ ले बैठे। खैर मैंने भी नहीं मानी, मैंने क्या किया, सेकंड ईयर भी साथ चलता रहा, साल भी ज़ाया नहीं करना, सभी में फर्स्ट ईयर के सारे पेपर दोबारा से रिपीट कर दिया। रिपीट किए, 96 मार्क्स पहले से ज़्यादा हो गए। कैसे वो पता ही नहीं चला। अब थोड़ी और बनी कहीं आप इससे मेरिट बन जाएगा। फिर सेकंड ईयर में थोड़ी सी मेहनत की तो LA कॉलेज का मेरिट बन गया। फिर से उठा LA कॉलेज भी गया। अब BCOM तो स्टार्ट कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद MBA होता है। अच्छा, सबसे अच्छा कहाँ से होता है? IBA से होता है। अच्छा, लेकिन उसमें BCOM के टॉप 15 स्टूडेंट्स ही जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। कोई बात नहीं, मैं जानूंगा। तो BCOM स्टार्ट कर दिया, MBA का मेरिट बनाने टॉप 15 स्टूडेंट्स में आ रहा है। BCOM पार्ट 1 के पेपर दिए, रिजल्ट आया, मार्क्स भी था। पता चल गया जिससे आप MBA का मेरिट नहीं करना। फिर उसके पीछे इंटरमीडिएट मैट्रिक के मार्क्स भी वो मेरिट में काउंट करते हैं, वो ऑलरेडी कम थे। तो हाँ, इतना चोर हो गया कि अब MBA का मेरिट नहीं करना, अब मैं क्या करता। सभी सी शक्ल बना के फिरता रहता था। एक दिन एक बंदा मिला, उसने कहा क्या हुआ, क्यों इतनी सभी शक्ल बनाई है? बताया ये देखो MBA का मेरिट बनाना था, मार्क्स बड़े कम है। उसने कहा फिर क्या हुआ? MBA नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो CA कर लेना। CA वाले तो क्या ऊपर होते हैं, MBA तो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। क्यों है तो सुनता हुआ है कि MBA का मेरिट नहीं बना, ये CA बड़ा करेगी। तो अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों सबको पता नहीं होता नहीं CA की चीज है। तो सब कभी किसी को बताया मैं CA कर रहा हूँ तो बोलता ये कर लिया, क्योंकि पता नहीं। अच्छा तो चलो CA कर देंगे। पार्ट 2 में काम में मेरा तो फिर क्या करनी थी, बस पास किया क्योंकि करना ही CA। BCOM हो गया, CA ICAP, कोई भी मुंह उठा के CA में एंटर हो जाता है। तब ऐसे नहीं होता था, एक PPT टेस्ट होता था, वो टेस्ट जो पास करता था उसकी ICAP में रजिस्ट्रेशन होती थी। टेस्ट की तैयारी की, टेस्ट दिया, टेस्ट पास हो गया, ICAP में रजिस्ट्रेशन हो गई। स्टार्ट करने लगा, बंदा मिल गया, क्या करने जा रहा है? उनका CA तो पागल हो गया, ये तो होता ही नहीं। वो प्लान को देख उससे नहीं हुआ, प्लान को देख उससे नहीं हुआ, प्लान बूढ़ा हो गया, प्लान ने बीच में छोड़ दिया, तो किधर जा रहा है?
अच्छा तो क्या करूँ? तो यूं कर, तू पहले कर ACCA। करो क्यों? देखिए एक यूके की सर्टिफिकेशन है तो ACCA कर लेगा, तो उसके बाद ICAP कहता है कि तूने सिर्फ 2 पेपर फाइनल के देने हैं, तेरा CA भी हो गया। अच्छा 2 साल में ACCA, उस बाद CA फाइनल के 2 पेपर देने और साथ CA भी, तो करना तो मैंने CA ही है। चलो इस तरह करते हैं, ACCA स्टार्ट कर दिया CA करने के लिए। तो उसके बाद 2 पेपर देने हैं, CA फाइनल के और CA भी हो गया। ACCA 2 पेपर पास कर गया। उनका ACCA के बाद आप 2 पेपर नहीं, आपको 2 मॉड्यूल देना होंगे। 2 पेपर के बाद 6 पेपर पे बात आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करना है ये ACCA स्टार्ट कर दिया। चलो जी उसके बाद हमने A के 2 मॉड्यूल पढ़ के तो CA करना है। ACCA होता था शाम क्लासेस होती थी, सुबह सोए रहना, शाम में दिन में 2-3 बजे उठना, कॉलेज जाना, क्लासेस पढ़नी, रात में आके थोड़ा सा पढ़ना, फिर सुबह 2 तक सोए रहना। एक किराए के घर में रहता था, ऊपर मालिक मकान रहता था। एक दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठाया तो मैं कहीं काम जाना है, क्या इसको पढ़ गया मुझसे। चलो मैं रेडी हुआ, साथ चला गया, मुझे एक स्कूल में ले गया। वहाँ पे प्रिंसिपल कोई जानने वाला था उसका, उसके सामने मुझे दिखा के कहता ये आपके पास पढ़ाएगा। तो मैं पढ़ूंगा तो हाँ सारा दिन सोया रहता है, इधर आपको सुबह पढ़ा, पैसे कमा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्कूल वाले ने पूछना शुरू कर दिया, अच्छा जी आपने क्या 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 किया हुआ है। बीच में मैंने कहीं पे BCom के बाद कुछ IT का छोटा मोटा कोर्स भी कर लिया था। स्कूल वाले ने कहा जी आप हमारे पास कंप्यूटर पढ़ाएंगे मैट्रिक का। तो मैट्रिक का कंप्यूटर तो मैंने सिंगी को खुद भी कभी पढ़ा, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा। नहीं आपने वो IT का कोर्स किया तो आप पढ़ा देंगे। मैं कहता हूँ फिर आप क्या मैं पढ़ा देंगे। फिर जीवन से मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। रात को 3 बजे तक किताबें पढ़नी, सुबह जाके पढ़ा देना, रात को 2-3 बजे तक पढ़ना, सुबह जाके पढ़ा देना। वो क्या हुआ कि पहले ही साल मेरे एक स्टूडेंट के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आ गए। कैसे आगे मुझे नहीं पता। तो अच्छा स्टूडेंट होगा, शाम में कहीं केमिस्ट्री जाता होगा, वहाँ से उसने पढ़ लिया होगा, उसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए। स्कूल वाले पागल हो गए, कहते हमारे पास स्टूडेंट तो टीचर आ गया, हमारे तो किसी स्टूडेंट के मैथ में तो 100 नहीं आए थे, ये कंप्यूटर आ गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा कमाल टीचर है। उनकी शाम में अकेडमी थी, मुझे कहते अकेडमी नहीं पढ़ाएगा। मैं कहा पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। शाम में अकेडमी भी पढ़ाया शुरू कर दिया। अकेडमी में उनका BCom कर रहा था, कहते ये भी पढ़ा लेगा, मतलब तो कोई बात ही नहीं। मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। FA की स्टैट इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेगा, मैं तो कोई मसला ही नहीं है। BA की स्टैट इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेगा, कोई मसला ही नहीं है। स्कूल वालों ने मॉर्निंग में जो नया नया OA लेवल स्टार्ट किया, उस वक्त बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, OA लेवल ये पढ़ा लेगा, मैं तो ये कोई मसला नहीं है। लोग मॉर्निंग में वो भी पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या हुआ 5 साल हो गए, ACCA के 5 पेपर पास हैं। 5 साल सुबह 7 बजे घर से निकलना, स्कूल, ट्यूशन, अकेडमी, ट्यूशन, रात 11 बजे घर जाना, स्टडी की भाड़ में मैं टीचर 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 चली जा रहा हूँ। पैसे आ रहे हैं तो स्टडी क्या करनी, उसकी जरूरत है। मैं बस इस तरह चलता रहा। स्टडी का टाइम भी नहीं है, ना क्लासेस अटेंड करने का टाइम, ना पढ़ने का टाइम। सुबह 7 से रात टीचिंग चलती है, मैं टीचर बन गया। अचानक 2007 में एक दोस्त मेरा UK का वीजा कर रहा था स्टडी बेस पर। क्या हुआ, हम सारी जिंदगी पे खर्चा मार होते रहे। चला बाहर चलते हैं, बाहर दफ्तरों पे नोट लगे होते हैं, लोग उतार काट के लाते हैं, वहाँ को देख वहाँ बाहर गया क्या बन गया, वहाँ में देख बाहर से क्या बनाया, वहाँ देख बाहर से आता है तो क्या लगता है। चलो अभी बात चलते हैं, बात तो तेरी चलो बाहर चलते हैं। स्टडी वीजा ACCA की बेस पर अप्लाई किया। अब स्टडी वीजा अप्लाई करने एक स्पॉन्सर चाहिए होता है। आपको कोई फैमिली मेंबर जिसकी बड़ी बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी कि इतने पैसे मेरे पास हैं और मैं इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, सारे बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये बाहर जाएगा फिर जाके वीजा लगता है स्टडी वीजा। फैमिली में देखा मैं मोटी बैंक से हम क्या करेंगे।
जाने वाला दूध का दोस्त था, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट ला के दे दी कि देख ले तेरे किसी काम आती है तो के पास ले तो हाँ काम बन सकता है, मुझे आई कार्ड की कॉपी भी ला दे। आई कार्ड की कॉपी ले गया, उसने क्या किया, आई कार्ड की उसकी कोई एड्रेस जो चेंज किया, उसकी एक कॉपी करवाई, उसका जल्दी निकाह करवाया, उसको मेरा फूफा उसने कहा अपने दादा के सिग्नेचर मैंने खुद किए और क्या किया हमने वो निकाहनामा बैंक में रजिस्ट्री करवाया और उसे मेरा फूफा शो करके वीजा अप्लाई कर दिया कि ये मेरा फूफा है, मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। किया पैसे का वीजा रिजेक्ट कर दिया, अपने हमारे साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला, इस बंदे के साथ आपका रिलेशन है ही नहीं, पकड़ लिया उन्होंने, कहीं नागरा शागरा से बैठा उन्होंने निकलवा दिया, वीजा रिजेक्ट हो गया, दूसरे दोस्त का वीजा लग गया, वो अप्लाई कर गया। अब कंसल्टेंट के पास गया, मुँह लटका के कहता हाँ हमने फ्रॉड किया था, तो उन्होंने पकड़ लिया, तब आपकी फीस रिफंड करवा लेते हैं और आप यही करो। उसने क्या वीजा क्या आप अगर अप्लाई करो अपील करो तो लग जाता है। मैंने कंसल्टेंट से कहा अपील करें, कहता अपील कैसे करें, हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, हमने झूठ बोला तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा तो अपनी अपील है, अपील बता, उसने अपील की वीजा लग गया। परेशान कैसे लग गया, आज उसके पास भी बंदा जाता है मेरी एग्जाम तो मैंने ऐसे भी वीजा लगवाए। 2007 में के ACCA स्टडी वीजा की बेस पर लंदन पहुंचे। नए लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बातें, अब वहाँ पर पहुंचा सोचा पढ़ लो, फिर ACCA दोबारा से स्टार्ट किया, वहाँ से साथ एक अच्छा रैप तो डेलॉयट यूके पार्टी जगह 4 आर्टिकल 3 दिन पढ़ना, ACCA किया इस तरह से। ACCA करने के बाद एक यूनिवर्सिटी ने ACCA किया, हम आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर पढ़ा के MBA देते हैं। वहाँ से एग्जामिनेशन की बेस पर 1 सेमेस्टर पढ़ा, MBA की ख्वाब था MBA करना, मैं तो चलो पाकिस्तान में एक ही सही MBA कर लिया। उसके बाद UK की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ICAW, उन्होंने कहा अगर आपने ACCA किया तो सिर्फ 2 पेपर दे के आपका ICAW भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हो गया है, CA पाकिस्तानी भी तो चलो ये सही, वो 2 पेपर दिए, ICAW हो गया। 3 साल वहीं पे ऐसे हालात चलते रहे, फॉर्म में आर्टिकल चल रहे हैं, साथ ACCA कुछ 3 साल बाद घर वापस आया तो माँ रो पड़ी, ये क्या जिंदगी है, तुम वहाँ पे बैठा रहे, यहाँ पे बैठे रहे, मुझे इसलिए पढ़ाया तो मैं भी इमोशनल हो गई। तो फिर इमोशन में आके मैंने यूके क्विट करके पाकिस्तान वापस आ गया, चलो यहाँ पे माँ के साथ रहते। पाकिस्तान आया तो सोचा मैं वहाँ पे दुनिया की टॉप फर्म डेलॉयट यूके से एज ए ऑडिट मैनेजर छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ पे तो फर्में मुझे क्यों डिमांड करेंगी, मैं क्या किसी की बात से नहीं करता क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही रहता है, आपको पहले यहाँ पे इतना टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, ना कोई पे दे रहे थे ना कोई डेस्टिनेशन दे रहे थे। फिर दोबारा से एक कॉलेज के पास गया, तो वहाँ से फिर 2011 से ऑनवर्ड ACCA और CA की टीचिंग स्टार्ट की। साथ में ऑडिट पढ़ाना शुरू किया, ऑडिट पढ़ाते ने ये पेपर 2014 में इंट्रोड्यूस करवा दिया, पहले ये पेपर नहीं होता था, तो उसके पास वो टीचर पढ़ाने वाला नहीं था, इन्होंने कहा कि ये पढ़ाना शुरू करते हैं, ये पढ़ाना शुरू कर दिया, तब से टीचिंग ही कर रही है फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड। और आज आप लोगों की बदकिस्मती कि आप लोगों को क्लास में आना पड़ा और 4 मंथ तक आपको मुझे देखना पड़ेगा, क्या मुझे क्या बताने का मकसद क्या था कि मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में ही पैदा होने वाला बच्चा नहीं था, बड़ा होनहार स्टूडेंट नहीं था, मेरा तो फिर भी डिसाइड हो गया था मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने वाला, काफ़ी कुछ होता है लाइफ में,
ठीक हो गया। तो आपके लोगों के साथ भी हुआ होगा, आपने सोचा कई लोग अब तक इस चीज़ से नहीं लिखते होंगे कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, हमारा मैरिट नहीं बना। तो ये भी सोच रहे होंगे शायद मैं एक अटैम्प्ट और एक साल और लगा लो, शायद मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ। क्या कहना किसी की वजह से वो हुआ उसे छोड़ दो। अब से और आगे देखो कि आगे आपने करना है कुछ और वो करना है और यही करना है, इसलिए पीछे जो हुआ वो छोड़ दो, आप कमिटेड हो जाओ, करना है और सिर्फ उसी चीज को प्रायोरिटी बनाओ, हो जाएगा। ये एक साल आने वाला आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साल या तो आपकी जिंदगी बना देगा या तबाह बर्बाद कर देगा। इस एक साल में अगर आपने 6 पेपर पास कर लिए आपकी जिंदगी बन जाएगी। सीए का अगर इस एक साल में अगर आपने 6 पेपर पास नहीं किए, सीए नहीं हुए, सीए स्टडी को नहीं बनाया, तो आपकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाएगी। किसी अच्छी फॉर्म में एंट्री नहीं होगी, सीए आपका नहीं होगा, पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा, इंटरमीडिएट तो किसी खाते में नहीं है। बाकी साथ वाला कोई एमबीए कर गया होगा, कोई एमएससी कर गया होगा, फिर पीएचडी में पढ़ा होगा, मेरा अभी तक। इसलिए कोशिश करो आपसे और स्टडी को प्रायोरिटी बना के एक साल में 6 पेपर पास करना। बहुत सिंपल है, 3 पेपर एक टाइम में पास करना, डेली 3 क्लासेस लेना, कुछ में 5 घंटे लगते हैं, उसके बाद घंटा ब्रेक लो, डेली 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की रूटीन बनाओ। डेली का काम साथ करें, शाम में 6-7 बजे आप फ्री हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्या करेगा। तो फिर क्लास लो, 3 घंटा ब्रेक लो, 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, इस तरह पूरा वीक चलो। साथ-साथ चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, साथ-साथ टेस्ट हो रहे हैं, पेपर फेल हो रही हैं। पेपर फेल क्या होगा, फिर क्लास में नहीं आएंगे। जब हम डेली का साथ कवर नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, पेपर पास नहीं। आपसे होंगे स्टडी को प्रायोरिटी बनाएं, कमिटमेंट शो करें कि ये हमें करना है। 3 पेपर क्या, 4 पेपर भी एक अटैम्प्ट बाकी